जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया कर। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पढ़ चुके हैं। हमने आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना में बताया कि कृषि पे फोकस किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना आप पार्ट 4 या शायद 3 का वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे फोकस किया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर फोकस किया गया था। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई तो इस दोनों को सम्मिलित रूप से फोकस किया गया, कृषि और उद्योग दोनों पर। तो हमको क्या है कि आज कृषि और उद्योग इसी दोनों सेक्टर को समझना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहले फुल एंड फाइनल डिटेल करेंगे, उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना जो हमको टॉपिक देगी, जैसे कि इसमें मुद्रास्फीति की चर्चा है तो एक टॉपिक यहाँ से मिल गया मुद्रास्फीति, तो हम जस्ट इसका क्या है कि टॉपिक में लेंगे, एक चैप्टर मिल जाएगा हमको मुद्रास्फीति का, तो इसको यहीं पर मुद्रास्फीति को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चला था वह 1961 से 1966 तक, आप इसको याद रखेंगे, 1961 से 1966 तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना आप एक बार बैक जाकर रिकॉल कीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, यानी कि तीनों शेड्यूल में चल रही है। 5-5 साल की योजना है, 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। इस तरह से हम लोग याद करेंगे तो तीनों का समय याद हो जाएगा कि कब से कब तक चला था। उसके बाद अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ में देखिए कि यह पंचवर्षीय योजना तब लागू हुआ जब देश में तीव्र मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा का संकट था। तो अब हमको यहाँ पर समझना है तीव्र मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा का संकट क्या है, कि पहले इसको हम पूरी तरह ख़त्म करेंगे, उसके बाद जस्ट मुद्रास्फीति को चैप्टर बनाएंगे, क्योंकि जो हमें चैप्टर देगी, हम पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजना, इसमें हमने जो चैप्टर टकराएगा, जैसे मुद्रास्फीति की बात हुई तो तुरंत हम मुद्रास्फीति का चैप्टर ले लेंगे और इस प्रकार इसका पूरा डिटेल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पंचवर्षीय योजना भी याद रहेगा और साथ साथ एक अलग चैप्टर भी हमारा क्लियर होता जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं फिर से एक बार। पहला पॉइंट है कि यह पंचवर्षीय योजना तब लागू हुआ जब देश में तीव्र मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा का संकट था। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तीव्र मुद्रास्फीति थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट है यह पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन सेंटी और एस चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था, यानी कि इस तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल जॉन सेंटी और एक्स चक्रवर्ती इन्होंने तैयार किया था। ठीक, 2 हो गया। अब तीसरा उद्देश्य। उद्देश्य, जब कोई योजना बनेगी तो योजना के अंदर कौन कौन सा काम होगा उसी को उद्देश्य कहते हैं। तो 3 मेन फैक्टर थे तृतीय पंचवर्षीय योजना के, 3 मेन फैक्टर थे। पहला है कि इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। तो दरअसल क्या है कि सवाल आपको यहीं से पूछे जाते हैं, कृषि और उद्योग, यानी कि सवाल इस तरह का होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस किस क्षेत्र पर फोकस किया गया, तो वो कृषि और उद्योग। या फिर दूसरा सवाल हो सकता है कि कृषि और उद्योग दोनों पर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान फोकस किया गया, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस तरह से आप क्या है कि सवाल आपको ट्रेंडिंग चेंज हो चुका है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि कृषि और उद्योग दोनों पे फोकस किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया। अब समझिए, आप उद्योग सीधा सीधा समझ सकते हैं कि उद्योग क्या है, यानी कि कोई इंडस्ट्री लगी जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स वो उद्योग है। अब उद्योग को समझ सकते हैं, लेकिन आधारभूत उद्योग थोड़ा सा इससे टेक्निकल है। क्या है कि आधारभूत उद्योग का मतलब समझिए। सबसे पहले उद्योग जब कोई लगता है तो यहाँ वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए हमको रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल की आवश्यकता होती है। कोई भी कच्चा माल देंगे इसको फैक्ट्री को, तब ये नई वस्तु बनाएगी, तो ये इसको उद्योग कहते हैं। आप दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पढ़े होंगे कि कई स्टील प्लांट की स्थापना हुई, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो क्या है कि स्टील प्लांट में क्या बनेगा, स्टील की भारी
भारी सामान बनेगी, जैसे रॉड का निर्माण होगा। अब क्या है कि रॉड क्या है कि उद्योग क्षेत्र से रॉड बना, और इस रॉड का प्रयोग जब हम किसी दूसरे उद्योग में करेंगे तो उसी को कहते हैं आधारभूत उद्योग। यानी कि अब आधारभूत उद्योग के तौर पर क्या हो सकता है, इस रॉड से हम घर बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, इमारत बनाएंगे, तो उसी को कहते हैं आधारभूत उद्योग। यानी कि आधारभूत उद्योग पर फोकस किया गया। और तीसरा पॉइंट है कि श्रम शक्ति का आधारभूत उद्योग प्रयोग किया गया। पहले आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया और फिर उसमें काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ी तो इस श्रम शक्ति का उपयोग आधारभूत प्रयोग कर लिया गया। तो इन तीनों फैक्टर पर ध्यान दिया गया। अब क्या है कि इन तीनों क्षेत्र पर ध्यान देने के पीछे का कारण था कि कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया। दरअसल बात क्या है कि जब कृषि पर फोकस किया जाएगा तो आम लोगों को क्या होगा कि भोजन सबको प्रोवाइड कराया जा सकेगा, और भोजन जब सबको मिलेगा तो सबको अब क्या चाहिए, काम चाहिए, एक अच्छा इनकम के लिए एक अच्छा उद्योग चाहिए। तो उद्योग पर सरकार फोकस की ताकि लोगों को क्या हो कि रोज़गार मिले और उसका इनकम अच्छा हो। जब क्या होगा कि भोजन उसको अच्छा मिलेगा और उसका इनकम अच्छा होगा, दोनों समझिए, भोजन और इनकम दोनों अच्छा होगा। तो जब इनकम अच्छा होगा तो भोजन उसको बढ़िया मिलेगा, और अच्छा भोजन मिलने के बाद उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। जब ये दोनों मिलेगा, जब इसका ये तीनों में कंपैरिजन सेम टू सेम मतलब बहुत अच्छा होगा कंपैरिजन, तो जब बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छी शिक्षा लेगा, और इस प्रकार क्या होगा कि आदमी का लाइफ स्टाइल चेंज होगा। इसलिए सरकार ने पूरा प्लानिंग के साथ यह ढांचा तैयार किया कि कृषि और उद्योग दोनों पर फोकस करेंगे, साथ साथ आधारभूत उद्योग पर बल देंगे ताकि रोजगार में वृद्धि हो और श्रम शक्ति का हम लोग आधारभूत प्रयोग कर सके। तो ये तीनों पॉइंट को समझना है। यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप बीपीएससी या फिर बिहार एसआई का एग्ज़ाम दीजिएगा तो अक्सर सवाल जो है यहीं से आते हैं। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना से पूछा जाएगा तो सवाल यहाँ से आएगा। इसके बाद क्या हुआ कि यह पंचवर्षीय योजना बिल्कुल असफल रही। इसके पीछे का कारण आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने पॉइंट नोट कर दिया है कि यह पंचवर्षीय योजना बिल्कुल असफल रही। क्योंकि उसके बाद हमने 1, 2, 3 करके 3 कारण लिख दिए हैं कि इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण है 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। आप देखिए पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से शुरू हुई, 1966 तक चली। बीच में क्या हुआ कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया, और फिर दूसरा पॉइंट है 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और 1965-66 में भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण सरकार का जो था इनकम कम हो गया और यह पंचवर्षीय योजना बिल्कुल असफल हो गई। तो आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही, तो वो तृतीय पंचवर्षीय योजना है जो सबसे असफल रही। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इतना मॉडल है तृतीय पंचवर्षीय योजना का, आप इसको फोकस करेंगे। अब क्या है कि इस साइड आप देख रहे होंगे मुद्रास्फीति है। दरअसल ये आया कहाँ से, इसको समझिए। हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में बताया कि तीव्र मुद्रास्फीति का सिचुएशन था अपने यहाँ, और उसी समय ये तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। तो अब हमको जानना होगा ना कि तीव्र मुद्रास्फीति कहते किसको, इसलिए हमने जस्ट इसको चैप्टर बना लिया। यानी कि पढ़ रहे थे तृतीय पंचवर्षीय योजना, वहाँ पर हमको मुद्रास्फीति मिल गया, हमने मुद्रास्फीति को चैप्टर बना लिया। जस्ट यहाँ पर हमने मुद्रास्फीति को टॉपिक में लिया। अब आइए बात करते हैं मुद्रास्फीति पर। दरअसल ये है क्या मुद्रास्फीति? दरअसल सबसे पहले इसकी परिभाषा समझिए। परिभाषा क्या है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मांग अधिक हो, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। दरअसल क्या है कि जब आप इसको इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो ये किताबी परिभाषा है, आपको याद नहीं होगा। आप इसको समझिए देसी लैंग्वेज में कि मांग अधिक हो, मांग इस तरह से लिखिए और इधर ग्रेटर देन का साइन दीजिए, और अधिक हो, मांग अधिक और पूर्ति कम हो, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति में आपका अगला सवाल होगा कि मांग अधिक होगा कब? मांग अधिक तब होगा जब लोगों के पास पैसा अधिक हो जाएगा। यानी कि मान कर चलिए हमारे पास पहले 10 रुपया था, अभी एकाएक 10,000 रुपया हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक वस्तु खरीदने का कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि डिमांड हाई हो जाएगा, वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा, तो उसी को कहते हैं मांग। जब डिमांड अधिक हो जाएगा तो क्या होगा कि वस्तु महंगी हो जाएगी। अब इस सिचुएशन को समझिए कि वस्तु महंगी कब होती है, जब मांग अधिक हो। मान कर चलिए कि मार्केट में 10 व्यक्ति पर डे मार्केट में जा रहे हैं वस्तु को खरीदने के लिए, और वस्तु की संख्या है 1, और क्या है कि इन 10 को इस वस्तु की ज़रूरत है। तो
तो हर कोई खरीदना चाहेगा और इन सब के पास हज़ार हज़ार रुपया है। अगर कोई व्यक्ति इस वस्तु को 200 में खरीदना चाहता है तो तुरंत अगला व्यक्ति क्या करेगा, बोलेगा नहीं हम इसको 300 में खरीद लेंगे। बस दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं हम इसको 400 में खरीद लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि वस्तु महंगी होगी, इसकी महंगाई बढ़ेगी। और जब वस्तु की महंगाई बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि वस्तु का वैल्यू ज़्यादा है और पैसे का वैल्यू कम है, तब ना, क्योंकि हर व्यक्ति खरीदना चाह रहा है, इसका मतलब वस्तु का वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने वही प्रभाव में लिखा कि पैसे का वैल्यू कम होगा और वस्तु का वैल्यू बढ़ेगा। जब क्या होगा कि मुद्रास्फीति का सिचुएशन होगा। आप इस ग्राफ को समझिए, ग्राफ में क्या है, इस लाइन को कहते हैं जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जब मांग जितना मांग हो उतना पूर्ति किया जा रहा हो, तो इस सिचुएशन को कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। इस जनरल प्राइस लेवल से एकाएक क्या हो कि मार्केट में पैसे की मात्रा अधिक हो। इस लाइन को देखिए, इस लाइन में हमने ऊपर की तरफ एरो दिया है, मतलब कि पैसे की मात्रा अधिक हो गई है और वस्तु की मात्रा कम हो गई। इस सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। जब पैसे की मात्रा अधिक होगी और वस्तु कम रहेगी तो क्या होगा कि खरीदार ज़्यादा हो जाएंगे। जब खरीदार ज़्यादा होगा तो वस्तु क्या होगा कि महंगा होगा, क्योंकि कोई इसको 100 में खरीदना चाहेगा, कोई 200 में, तो कोई 400 में। तो इस तरह से वस्तु का रेट बढ़ेगा, वस्तु का वैल्यू बढ़ेगा और पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि सबके पास पैसा है, हर कोई खरीदना चाह रहा है। कोई एक वस्तु के लिए 200 दे रहा है तो कोई 400 दे रहा है। मतलब क्या है कि पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू वस्तु का है। तो वही है मुद्रास्फीति के प्रभाव। जब मुद्रास्फीति होगा तो पैसे का वैल्यू कम होगा और वस्तु का वैल्यू बढ़ेगा। उसके बाद मांग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, यानी कि सबके पास पैसा हो जाएगा, हर व्यक्ति के पास पैसा होगा तो हर व्यक्ति खरीदना चाहेगा। तो क्या होगा कि बाज़ार में डिमांड ज़्यादा हो जाएगा वस्तु का। तो वही है तीसरा पॉइंट कि मांग बढ़ेगा। चौथा पॉइंट महंगाई बढ़ेगा। अब महंगाई से समझिए कि महंगाई कैसे बढ़ेगा, कि मानकर चलिए कि 5 व्यक्ति मार्केट जाते हैं और इन पाँचों के पास 100 रुपया है, तो मार्केट में 500 रुपया डेली रन करेगा और वस्तु की संख्या है 1, वस्तु 1 है और ये पाँचों लोग खरीदना चाहते हैं। अब मान लीजिए खरीदार 5 हैं और वस्तु 1 ही है, वस्तु 4 और चाहिए, मतलब 4 का डिमांड है, तो डिमांड बढ़ेगा। और वस्तु फ़िलहाल क्या है कि 1 ही है, तो वस्तु 1 है और सबके पास 100 है और इसका मूल्य 50 रुपया है। तो अगला व्यक्ति अगर कोई इसको 50 रुपया में ख़रीद रहा है तो दूसरा व्यक्ति तुरंत इसका रेट बढ़ा देगा, बोलेगा नहीं हम 60 रुपया में ख़रीद लेंगे क्योंकि हमको भी इसका ज़रूरत है। तीसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं हम 70 में ख़रीद लेंगे क्योंकि हमको ज़रूरत है। तो इस तरह से क्या होगा कि वस्तु की महंगाई बढ़ेगी और जब महंगाई बढ़ेगी उसके बाद जस्ट सीक्वेंस में देखिए कि बेरोज़गारी कम होगा। आप इस चीज़ को याद रखिए, मुद्रास्फीति में यही होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तब बेरोज़गारी कम होती है। अब समझिए कि कम कैसे होगा। महंगाई जब बढ़ेगी, 5 लोग खरीदार हैं, वस्तु है 1, यानी कि 4 वस्तु का और डिमांड है, तब जाकर दोनों बराबर होगा, यानी कि 5 लोग हैं और वस्तु 1 है। तो क्या होगा कि वस्तु की महंगाई बढ़ेगी। इस पर बोली लग जाएगा ना कि 5 कोई 50 में खरीदना जाएगा तो अगला व्यक्ति तुरंत कहेगा कि हम 60 में खरीद लेंगे, तो वस्तु महंगी होगी। और जब महंगी होगी तो इसकी सिचुएशन में क्या होगा कि कंपनी अपना प्रोडक्शन तेज कर देगी, क्योंकि इस 5 के लिए वस्तु उपलब्ध कराना है। तो जब कंपनी प्रोडक्शन तेज करेगी तो वहाँ काम करने वाले मजदूर की संख्या को बढ़ाना होगा उनके यहाँ। तो जब मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो इस प्रकार बेरोज़गारी कम होगा। तो 5वां पॉइंट है बेरोज़गारी कम। बेरोज़गारी कम होगा कंडीशनल है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तब पता चलेगा। आप इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कंडीशनल। ठीक। छठा पॉइंट है कि ऋणी को प्रॉफिट होगा। अब मुद्रास्फीति के केस में ऋणी को प्रॉफिट होगा। ऋणी का मतलब होता है लेनदार, जो कर्जा ले रहा है उसको कहते हैं ऋणी। ऋणी को प्रॉफिट होगा, उसको लाभ होगा। देखिए अब कैसे लाभ होगा। मानकर चलिए कि 1 साल पहले आप किसी को 100 रुपया दिए थे, 100 रुपया किसी को दिए हैं और अभी से मुद्रास्फीति प्रारंभ हो गया। जब आप 100 रुपया दिए और अगले साल आपको यह 100 रुपया वापस रिटर्न कर रहा है, तो क्या होगा कि मुद्रास्फीति के केस में कि इस ऋण जो कर्जा आपसे लिया था उसको प्रॉफिट। देखिए कैसे होगा प्रॉफिट। जिस समय आपसे कर्जा लिया था उस समय 100 रुपया में वो 10 वस्तु खरीद सकता था और जिस समय आपको वो पैसा 1 साल के बाद लौटा रहा है तो इसी 100 रुपया में 5 वस्तु मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पैसे का वैल्यू कम हो गया। पैसे का वैल्यू कम हो गया तब तो 5 वस्तु मिल रहा है ना, वरना अभी अगर 10 वस्तु खरीदेंगे तो प्रत्येक वस्तु का दाम 10 रुपया है, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया कि प्रत्येक वस्तु का दाम 20 रुपया हो गया। तो इसको 10 वस्तु खरीदने के लिए हमको 200 रुपया इसको देना चाहिए, तब दोनों इक्वल होता।
तो ऐसे तो अभी इक्वल नहीं है। पहले जिस समय दिए थे हम 10 वस्तु खरीद सकते थे, वस्तु सेम है, अभी वही वस्तु 5 ही खरीद सकते हैं। मतलब क्या है कि देने वाला को लॉस लग गया और जो कर्जा लिया था उसको प्रॉफिट हो गया कि वो सेम पैसा वो 100 रुपया वापस कर रहा है। तो वही अगला पॉइंट है कि ऋणी को प्रॉफिट होगा और ऋणदाता को लॉस हो जाएगा। उसके बाद आयात में वृद्धि। अब आयात में वृद्धि कैसे हुआ, हमने आपको बताया कि मुद्रास्फीति के केस में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है और वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। जब पैसा की मात्रा बढ़ेगी, मार्केट में सबके पास पैसा उपलब्ध हो जाएगा, तो क्या करेगा कि वस्तु की मात्रा कम है तो अपने यहाँ वस्तु जब कम होगा तो हम बाहर से मंगवाएंगे, तो बाहर से मंगवाएंगे उसको कहते हैं आयात। तो आयात में वृद्धि होगी क्योंकि पैसा सबके पास है तो कोई भी मंगा सकता है, तो आयात में वृद्धि होगा। और निर्यात में कमी, निर्यात में कमी होगी क्योंकि वस्तु की मात्रा अपने यहाँ कम है, अपने यहाँ के लोगों को हम उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो दूसरे देश को हम क्या बेचेंगे, नहीं बेच पाएंगे, तो निर्यात में कमी, निर्यात में कमी होगा, वृद्धि, निर्यात में कमी होगा, निर्यात में कमी होगा। तो इस तरह से आप इस 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट को अगर आप माइंड में सेट कर लेते हैं मुद्रास्फीति से, तो क्या होगा कि आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। और क्या है कि प्रश्न पूछने का ट्रेंडिंग चेंज हो चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति कब होगा, तो पहला पॉइंट है कि जब मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ जाए और वस्तु की मात्रा कम हो जाए, तो इस सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा पूछेगा कि मुद्रास्फीति के केस में पैसे का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, तो पैसे का वैल्यू क्या होगा, कम होगा मुद्रास्फीति के केस में। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा उपलब्ध है और वस्तु की संख्या कम है, वो वस्तु खरीदने के लिए जितना मर्जी उतना पैसा देने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है कि पैसे का कोई वैल्यू नहीं रह गया, तो पैसे का वैल्यू कम होगा और वस्तु का वैल्यू बढ़ेगा, और वस्तु का वैल्यू भी बढ़ेगा, साथ साथ उसका डिमांड भी बढ़ेगा, यानी कि मांग भी बढ़ेगा, क्योंकि पैसा सभी व्यक्ति के पास है और सब व्यक्ति इसको खरीदना चाह रहा है, तो डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई जब बढ़ेगी तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रॉफिट के लिए क्या होगा कि वस्तु का प्रोडक्शन तेज कर देगी। प्रोडक्शन जब तो तेज करेगी तो क्या होगा कि बेरोजगारी कम होगा। प्रोडक्शन मानकर चलिए कि कंपनी पहले 4 वस्तु बना रही थी, अभी मार्केट में वस्तु का डिमांड बढ़ गया, 10 वस्तु की ज़रूरत है, तो कंपनी अब 10 वस्तु बनाएगी। तो इसके लिए इसके यहाँ क्या होगा, इसकी फैक्ट्री में लेबर मजदूर की संख्या बढ़ाना होगा। तो जब मजदूर की संख्या बढ़ाएगा तो इस प्रकार बेरोजगारी क्या होगा, कम होगा। छठा पार्ट, ऋणी को प्रॉफिट होगा। अभी हमने आपको समझाया कि अगर 100 रुपया आपसे कोई लेता है और 1 साल बाद 100 रुपया ही रिटर्न करता है, तो जिस समय लिया था वो इस 100 रुपया में 10 वस्तु खरीद सकता था, और आपको जिस समय लौटा रहा है तो इस 100 रुपया में मात्र 5 वस्तु मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में संतुलन नहीं है। अगर 100 रुपया में 10 वस्तु अभी भी मिलता तो मतलब क्या है कि जिस वैल्यू का पैसा हम उसको दिए थे उसी वैल्यू का पैसा हमको रिटर्न हो रहा है, लेकिन अभी 5 वस्तु मिल रहा है, इसका मतलब पैसा का वैल्यू कम है, तो कमा हुआ वैल्यू हमको दे रहा है। तो मतलब ऋणदाता जो कर्जा लिया था उसको प्रॉफिट हो गया और देने वाला को लॉस हो गया, क्योंकि अब वो 5 वस्तु ही खरीद सकता है। तो वही पॉइंट है कि ऋणी को प्रॉफिट और ऋणदाता को लॉस होगा। 8वां पॉइंट है आयात में वृद्धि होगा। जब सबके पास पैसा उपलब्ध हो जाएगा, और मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु की मात्रा कम होती है, तो जब वस्तु की मात्रा कम होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग बाहर से वस्तु मंगाएंगे, क्योंकि सबके पास पैसा है। किसी के पास 10,000, 20,000, 1 करोड़, 2 करोड़, तो क्या करेगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ बाहर से मंगवाएगा, और बाहर से जो मंगवाते हैं दूसरे देश से उसको कहते हैं आयात। तो आयात में वृद्धि होगी और निर्यात में कमी होगी। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ वस्तु की मात्रा कम है, अपने लोगों को हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे देश को हम बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि निर्यात में कमी होगा, इधर से हम कम भेज पाएंगे, तो वही लिखा हुआ निर्यात में कमी होगा। और आपसे इसी 9 पॉइंट से सवाल पूछे जाएंगे कि मुद्रास्फीति के केस में वस्तु का डिमांड क्या होगा। वस्तु का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि सब लोगों के पास पैसा उपलब्ध है और हर कोई खरीदना चाह रहा है वस्तु को, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा वस्तु की महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ेगी तो कंपनी भी अपना प्रॉफिट चाहेगी, तो वो प्रोडक्शन तेज कर देगी, तो थोड़ा बेरोजगारी कम हो जाएगा। बेरोजगारी कम होगा, उसके बाद ऋणी को प्रॉफिट होगा, ऋणदाता को लॉस होगा। तो इस तरह से आप इसको माइंड में सेट करके पढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति आपको समझ में आएगा। अब क्या है कि अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रकार का आएगा। फिलहाल तब तक आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगले वीडियो में इसको फिर से डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।